हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक फैंटेसी ड्रामा टाइप की एनीमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3, माई एनीमे लिस्ट की रेटिंग है 7.9 और 87% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। तो ये कहानी है एक जून नाम की लड़की की, जो कि परियों और राजकुमार की कहानी से काफी ज्यादा ऑब्सेस थी। जून काफी ज्यादा बातूनी थी और उसके ज्यादा बोलने की वजह से उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है और जून को एक कर्ज मिलता है, जिसकी वजह से वो अपने बोलने की एबिलिटी खो देती है। जून जब भी कुछ बोलने की कोशिश करती तो उसके पेट में दर्द होने लगता। तो क्या जून इस श्राप से मुक्त हो पाएगी, यही हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जून नाम की लड़की को दिखाते हुए। जून काफी ज्यादा एक्साइटेड होके कैसल जैसे दिखने वाले होटल के पास पहुंचती है, जो कि माउंटेन के टॉप पर होता है। उस होटल के बाहर वो ये इमेजिन करती है कि अभी इस कैसल से एक राजकुमार निकलेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। तभी उसको कार की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं पर छुप जाती है। फिर वो देखती है कि उस कार में उसके पापा किसी लेडी के साथ होते हैं। ये देख के जून थोड़ी हैरान होती है और वो अपने पापा को एक राजकुमार और वो उस औरत को एक राजकुमारी के रूप में इमेजिन करने लग जाती है, जो घोड़े पर सवार होकर उस कैसल से निकल रहे हैं। अब जून अपने घर पहुंचती है, जहाँ उसकी मॉम खाना बना रही थी। जून अपनी मॉम से बताती है कि उसने डैड को कैसल से निकलते हुए देखा और वो एक राजकुमारी के साथ थी और पापा बिल्कुल राजकुमार लग रहे थे, लेकिन उनकी राजकुमारी आप नहीं थी, वो लेडी थी। शायद आप एक चुड़ैल हो, एक अच्छी चुड़ैल। जून ये सब बड़बड़ाई रही होती है, वहीं उसकी मॉम को रियलाइज होता है कि उनके हस्बैंड ने उन पर चीट किया है। जून की मॉम जून से कहती है कि इस बारे में किसी को भी मत बताना और दोबारा कभी इस बारे में बात भी मत करना। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि जून के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है और जून के पापा घर छोड़कर जा रहे होते हैं। जून अपने पापा से कहती है कि अगर मॉम से आपकी फाइट हुई है तो मैं हेल्प करूंगी फाइट सॉल्व करने में, लेकिन प्लीज छोड़कर मत जाओ। जून के पापा उसे कहते हैं कि तुम एक चैटर बॉक्स हो और तुम्हारे ज्यादा बोलने की वजह से ये सब हुआ है, इसकी जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर जून अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए एक जगह पर पहुँचती है और वहाँ जाकर वो रोने लग जाती है और कहती है कि काश मेरा राजकुमार अभी आता और मुझे यहाँ से ले जाता। तभी उसके सामने एक अंडा आता है और कहता है कि मैं हूँ तुम्हारा राजकुमार। जून कहती है तुम तो एक अंडे हो। तभी वो अंडा राजकुमार का रूप ले लेता है, जिस पर जून कहती है कि तुमसे अभी भी अंडे की स्मेल आ रही है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और वो अंडा कहता है कि तुम बहुत बोलती हो और तुम एक चैटर बॉक्स हो। ये सुनकर जून कहती है कि अब तो मुझे एक अंडा भी चैटर बॉक्स बोल रहा है। फिर वो अंडा कहता है कि तुम्हारे इस बड़बोलेपन की वजह से आगे जिंदगी में तुम्हें काफी मुश्किलें होंगी। मैं तुम्हारी आवाज समंदर के किनारे में दफना सकता हूँ, जिससे तुम्हारा बड़बोलापन खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली प्रिंस से भी मिल पाओगी। ये सुनकर जून कहती है सच में? अंडा कहता है हाँ। फिर वो अंडा अपना मैजिक शुरू करता है, जिससे वो जून का माउथ सील कर सके। जब वो मैजिक शुरू करता है तो डर के मारे जून कपकपाने लग जाती है और वो मैजिक के लिए मना कर देती है। फिर अंडा कहता है कि अगर ये मैजिक नहीं किया तो राजकुमार और कैसल सब भूल जाओ। ये बात सुनकर जून इस मैजिक के लिए तैयार हो जाती है और वो अंडा अपने मैजिक से जून का माउथ सील कर देता है। अब कहानी शिफ्ट होती है कई सालों के बाद। जून अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और वो स्कूल के लिए जा रही थी। सीन शिफ्ट होता है और अब एक लड़के को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है ताकुमी। वो साइकिल पर बैठकर स्कूल जा रहा होता है। तभी रास्ते में वो एक आदमी के अंडे उठाने में उनकी हेल्प करता है। ये अंडे बाकी अंडों से काफी ज्यादा डिफरेंट थे, क्योंकि इन अंडों पर कुछ डिजाइन्स बने हुए थे। वो आदमी बताता है कि अगर तुम इन अंडों में अपनी बातें भरोगी तो वो बातें सच हो जाएंगी। खैर, अब हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जून अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और किसी से बातें नहीं कर रही थी। तभी क्लास में टीचर आते हैं और वो आउटरीच इवेंट में परफॉर्मेंस देने के लिए वो एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी के लिए 4 लोगों का नाम लेते हैं, जिसमें जून, ताकुमी, दाइकी और नात्सुकी होते हैं। लेकिन टीचर के इस फैसले से दाइकी नाखुश होता है और वो कहता है कि वो इस कमेटी को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन टीचर दाइकी की बिल्कुल नहीं सुनते। तभी जून खड़ी होती है और वो भी इस फैसले से नाखुश थी और वो टीचर को मना करना चाहती थी कि वो भी कमेटी ज्वाइन नहीं करना चाहती। लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करती है, उसको तकलीफ होती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर जून क्लास से भाग जाती है। यहाँ पर ताकुमी के साथ पूरी क्लास ये देखकर हैरान था कि असल में जून बोल सकती है। दरअसल इन लोगों को अभी तक लग रहा था कि शायद जून नहीं बोल सकती, क्योंकि वो अपने श्राप की वजह से बोला ही नहीं करती थी। फिर सीन चेंज होता है और क्लास ओवर हो जाती है।
तभी दाइकी ताकुमी के पास आकर कहता है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेगा और उसके हिस्से का काम उसे करना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी और उसके दोस्त DTM रिसर्च क्लब में बैठे होते हैं और ताकुमी के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि उसे भी कमेटी से निकल जाना चाहिए। अपने दोस्तों की बातें मानकर ताकुमी अब टीचर से मिलने उनके ऑफिस में जाता है ताकि वो उन्हें मना कर सके, लेकिन टीचर तो अपने रूम से गायब थे। वहाँ वैसे ही एक्स रखे हुए थे जो कि ताकुमी ने सुबह स्कूल आते समय देखे थे। एक्स को देखकर कहता है फिर से ये अंडे। फिर वो वहीं वेट करने लगता है और तभी उसकी नजर जाती है वहाँ पर पड़े एकॉर्डियन पर, जिसे बजाते हुए वो एक गाना गाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जून भी ये फैसला करती है कि वो भी इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहेगी और वो अपनी बात एक लेटर में लिखकर ऑफिस की तरफ ही आ रही थी। तभी वो ताकुमी को गाते हुए सुनती है और ताकुमी की सिंगिंग उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और वो चुपके से उसकी सिंगिंग खड़ी होकर सुन रही होती है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं जिसको देखकर जून डर जाती है और वो उन्हें लेटर देकर वहाँ से फौरन भाग जाती है। टीचर जब उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें यही बात लिखी हुई थी कि वो कमेटी ज्वाइन नहीं करना चाहती। टीचर और ताकुमी यहाँ पर इस वजह से कंफ्यूज थे कि अगर जून बोल सकती है तो फिर वो बोलती क्यों नहीं है। फिर ताकुमी टीचर को बताता है कि वो भी यही बात करने के लिए आया था कि उसे भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना। टीचर कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे कुछ लोगों के नाम बता दो जो ये कर लें तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। लेकिन ताकुमी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और अब हम जून को देखते हैं जो कि स्कूल के टेरेस पर थी। जून अपनी डायरी को खोलती है और कहती है कि उसने मेरे दिल में झांक कर देखा। अब सीन वापस से ताकुमी की तरफ शिफ्ट होता है और वो अपने घर पहुंचता है। असल में ताकुमी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करता था। वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा इस बात से परेशान हैं कि उनकी साइकिल खराब हो गई। ताकुमी कहता है कि आप हॉस्पिटल मेरी साइकिल से चले जाना, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम स्कूल कैसे जाओगे। ताकुमी कहता है कि मैं इतनी दूर पैदल चल सकता हूँ। फिर ताकुमी की नजर वहाँ खड़ी कार पर जाती है और हम देखते हैं कि जून की मॉम उसके घर आई हुई हैं। दरअसल जून की मॉम अब एक इंश्योरेंस एजेंट बन चुकी हैं। फिर जून की मॉम ताकुमी से जून के बारे में पूछती हैं, जिस पर ताकुमी कहता है कि वो मेरी क्लासमेट है और मैं बस उसे नाम से जानता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जून की मॉम वहाँ से चली जाती हैं। फिर ताकुमी की ग्रैंड माँ बताती हैं कि तुम्हें पता है जून की मॉम उसे अकेले ही पाल पोस रही हैं, उसके डैड नहीं हैं। सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं कि कमेटी मीटिंग हो रही थी जिसमें दाइकी के अलावा सब लोग प्रेजेंट होते हैं और सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें इवेंट में करना क्या चाहिए। ये तीनों मिलकर म्यूजिकल परफॉर्मेंस करने का डिसाइड करते हैं और फिर मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। अब बाहर आकर ये तीनों देखते हैं कि दाइकी के बेसबॉल टीम के मेंबर्स उसकी बुराई कर रहे हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस के टाइम आकर उन पर बस हुक्म चलाता है। दरअसल दाइकी पहले टीम का कैप्टन हुआ करता था, लेकिन हाथ में फ्रैक्चर होने की वजह से वो अब टीम का मेंबर नहीं है, लेकिन वो अभी भी खुद को कैप्टन समझता है और अपने टीम मेंबर्स पर हुक्म चलाता है। दाइकी की बुराई सुनकर नात्सुकी कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं, अगर इनको कोई दिक्कत है तो इन्हें उसके मुंह पर बोलना चाहिए। नात्सुकी की चेयर लीडिंग प्रैक्टिस का टाइम हो गया था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं ताकुमी भी घर जाने वाला होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जून उससे कुछ कहना चाहती है। ताकुमी पूछता है कि क्या तुम म्यूजिकल करना चाहती हो, जिस पर जून उसे जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती। फिर जून फोन में टाइप करके ताकुमी से पूछती है कि क्या तुम मेरे दिल में झांक रहे हो। ताकुमी को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर जून ताकुमी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और ताकुमी को मैसेज के थ्रू अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसे ये श्राप मिला जिसकी वजह से वो अब बोल नहीं पाती। ताकुमी कहता है कि क्या तुम ये बातें बोल कर नहीं बता सकती। जून कहती है कि जब भी वो बोलने की कोशिश करती है उसके पेट में दर्द होने लगता है और शायद ये उसी श्राप की वजह से होता है। ताकुमी अब यहाँ पर उसे क्लियर करता है कि उस दिन वो जो गाना गा रहा था वो स्टोरी उसने एक ओल्ड गाय से सुनी थी, उसने उसके दिल में कोई झाका वाका नहीं है। ताकुमी कहता है कि तुम्हें सिंगिंग ट्राई करके देखनी चाहिए, शायद ये कर्ज सिंगिंग से ना जुड़ा हो और शायद वो गा सके। जून को वापस से पेट में दर्द होता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब जून घर पहुँचती है और वो ताकुमी की बात याद करके गाना गाने की कोशिश करती है और वही गाना गाती है जो ताकुमी उस दिन गा रहा था। लकीली जून के पेट में इस बार दर्द नहीं होता, मतलब वो अपनी फीलिंग्स सिंगिंग के थ्रू बता सकती है। जून काफी ज्यादा खुश होती है कि अब उसके पास एक जरिया है अपनी फीलिंग्स बताने का। अब अगले दिन कमेटी के मेंबर्स अपना आइडिया पूरी क्लास के सामने शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर दाइकी उनका मजाक उड़ाता है और वो जून को काफी उल्टी सीधी बातें बोलता है कि जो लड़की ठीक से बोल भी नहीं सकती अब वो गाना गाएगी, क्या ये मजाक है क्या। आगे वो कहता है कि क्या हम इस यूजलेस बच्ची की जगह किसी और को नहीं ले सकते।
दाइकी की यह बात सुनकर ताकुमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बताता है कि उसके टीम मेंबर्स उसकी बुराई करते हैं। ये बात सुनकर दाइकी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी जून अपनी सिंगिंग के थ्रू बोलती है कि वो ये हैंडल कर लेगी। जून को गाते देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और नर्वस होकर जून क्लास से भाग जाती है और टॉयलेट में जाकर छुप जाती है। जून के पीछे नात्सुमी और ताकुमी भी जाते हैं और नात्सुकी जून से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जून ने दरवाजा लॉक कर रखा था। तभी बाहर खड़े ताकुमी को उसका टेक्स्ट आता है जिसमें जून बताती है कि सिंगिंग करने से उसके पेट में दर्द नहीं होता। ये बात पढ़कर ताकुमी काफी हैरान होता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब लंच का समय था और नात्सुकी और ताकुमी एक साथ जा रहे थे। तभी नात्सुकी ताकुमी से कहती है कि जून की आवाज कितनी प्यारी है ना। ताकुमी कहता है हाँ, और मैं समझ सकता हूँ जून की हालत, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जिसे मैं कहना चाहता हूँ लेकिन मैं कह नहीं पाता। अब ताकुमी अपने दोस्त के पास पहुँचता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ताकुमी के दोस्त जून की वॉइस के साथ थोड़ा म्यूजिक वगैरह ऐड करके उसे सुन रहे होते हैं और वो सुनने में काफी अच्छा लग रहा था। फिर सीन अब दाइकी की तरफ जाता है और दाइकी का टीम मेंबर उसे प्रैक्टिस में आने के लिए पूछता है, लेकिन दाइकी आने से मना कर देता है। फिर वो टीम मेंबर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ताकुमी नात्सुकी के सामने शो ऑफ कर रहा था। आगे वो टीम मेंबर बताता है कि वो पहले ताकुमी और नात्सुकी के साथ ही पढ़ता था। वो लड़का इन दोनों के बारे में कुछ और भी बताता है जिसे हम व्यूअर्स नहीं सुन पाते और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब रात हो जाती है और नात्सुकी स्टेशन पहुंचती है, जहां पर उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। वहां दाइकी बैठा होता है और नात्सुकी उससे पूछती है कि तुम गए नहीं। वो कहता है कि अभी उसका जाने का मन नहीं है। फिर वो नात्सुकी को अपने साथ माउंटेन पर बने उसी कैसल वाले होटल में चलने को पूछता है, जिस पर नात्सुकी कहती है रुको, वो जगह तो लवर्स की है, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। ये कहकर वो साफ मना कर देती है और बताती है कि वैसे भी अब वो जगह अबेंडेंड हो चुकी है और वो होटल बहुत पहले ही बंद हो चुका है। फिर दाइकी पूछता है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है, जिस पर नात्सुकी हाँ में जवाब देती है। दाइकी उससे पूछता है कि वो कौन है, लेकिन नात्सुकी उसका नाम बताने से उसे इनकार कर देती है। फिर दाइकी पूछता है कि क्या तुम उस लड़के के साथ कभी उस कैसल में गई हो। इस पर नात्सुकी कहती है कि कैसल में जाने का छोड़ो, हम दोनों ने तो कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा और मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। दाइकी कहता है कि तुम इसे डेटिंग कहती हो। नात्सुकी जवाब देती है कि अपने काम से काम रखो और अगर तुम्हें टाइम पास ही करना है तो कम्युनिटी में हमारी हेल्प करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन जून की तरफ शिफ्ट होता है और उसके घर के बाहर एक लेडी आई होती है ब्लॉक एसोसिएशन फीस लेने के लिए और मजबूरी में जून को दरवाजा खोलना पड़ता है। जून फीस दे देती है और वो लेडी जा ही रही थी कि तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और वो लेडी भी अब चली जाती हैं। लेडी के जाते ही उसकी मॉम उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब मैं घर पे ना रहूँ तो डोर मत खोलना। पहले से ही ना बोल पाने वाली लड़की की अफवाह हर जगह फैल रखी है और अब ये कितना शर्मनाक है। अपनी मॉम की ऐसी बातें सुन के वो घर से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ताकुमी सामान खरीद कर शॉप से बाहर आता है और वो देखता है कि उसको जून के मैसेज आते हैं जो कि काफी बड़े बड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जून भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि ये वो बातें हैं जो मेरे साथ हुई हैं, क्या तुम इन शब्दों को एक गाने में बदल सकते हो, जैसे तुमने उस एग स्टोरी को सॉन्ग में बदला था। अब बात करने की वजह से जून के पेट में दर्द होने लगता है तो ताकुमी उसको अपने घर ले जाता है। सीन चेंज होता है और अब ताकुमी और जून बैठे होते हैं। ताकुमी जून के भेजे मैसेज पढ़ता है और पूछता है कि आखिर इस कहानी की एंडिंग क्या है। जून टाइप करके बताती है कि उसने अभी एंडिंग नहीं सोची है और जितना उसके साथ हुआ है उसने बस उतना ही लिखा है। इसके बाद ताकुमी अपनी ग्रैंडमा से परमिशन मांगता है ऊपर वाला रूम यूज करने की। फिर वो जून को ऊपर वाले रूम में ले जाता है। उस रूम में बहुत सारे म्यूजिक एल्बम रखे होते हैं और एक पियानो भी। ताकुमी बताता है कि उसके डैड की हॉबी म्यूजिक थी और उसके ना चाहते हुए भी उन्होंने उसे भी पियानो प्ले करना सिखाया। अब ताकुमी जून के लिए लिरिक्स पर गाना बनाता है जो कि जून को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उसके लिए तालियां बजाने लग जाती है। ये देखकर ताकुमी थोड़ा सा ऑकवर्ड भी हो जाता है। फिर ताकुमी कहता है कि हम इस बारे में नात्सुकी को भी बताएंगे कि हम इवेंट में म्यूजिकल परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तब तक तुम भी अपनी स्टोरी फिनिश कर लेना। अब अगले दिन स्कूल में ताकुमी और जून नात्सुकी से बातें करने जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाकी की बातें डिनर पर करेंगे। ताकुमी नात्सुकी से कहता है कि अगर लेट हो तो तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। इस पर नात्सुकी जाते हुए बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा ईमेल एड्रेस तक नहीं पता। फिर नात्सुकी देखती है कि ताइकी भी वहाँ से गुजर रहा है। तभी नात्सुकी उसको भी डिनर प्लान के बारे में बताती है और उसको आने के लिए बोलती है। अब हमें डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी और जून टेबल पर बैठे हुए थे।
तभी वहाँ पर नात्सुकी भी दाइकी के साथ आ जाती है। फिर ये दोनों मिलकर जून के लिरिक्स को देख रहे थे। तभी उसी रेस्टोरेंट में दाइकी के कुछ टीम मेंबर्स भी आते हैं जो कि उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि अच्छा हुआ वो आज प्रैक्टिस पर नहीं आया, वरना वो आकर करता ही क्या है, सिर्फ हम पर हुक्म चलाता है। उनकी बातें सुनकर दाइकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उनके पास आ जाता है। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और उससे माफी मांगने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक मेंबर दाइकी को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस पर भी नहीं आए और यहाँ पर लड़कियों के साथ घूम रहे हो। उसे क्लियर करने के लिए नात्सुकी बताती है कि वो लोग यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। फिर वो मेंबर कहता है कि तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालते हो और खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। इस पर जून चिल्लाकर कहती है चुप हो जाओ, तुम किसी को गायब होने के लिए कैसे कह सकते हो? तुम जानते नहीं तुम्हारे शब्द लोगों को हर्ट कर सकते हैं और तुम इन्हें कभी वापस भी नहीं ले सकते। ये कहते वक्त जून अपने मॉम डैड की कही बातों को याद करती है जिसकी वजह से वो हर्ट हुई थी। बोलने की वजह से जून के पेट में दर्द होने लग जाता है और उसके दोस्त फौरन से उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां पर जून की मॉम को भी कॉल करके बुलाया जाता है। जून की मॉम आते ही उस पर चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि क्या ये फिर से उसी श्राप के बारे में है। इसका मतलब जून ने अपनी मॉम को भी उस श्राप के बारे में बता रखा है, लेकिन उसकी मॉम इस श्राप पर बिलीव नहीं करती। चेकअप के बाद उसकी मॉम कहती हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो, मेरा मजाक बनवा दिया है। अब तो पड़ोसी भी बातें करते हैं तुम्हारे बारे में और मैं थक गई हूँ तुमसे, इस काम से और हर चीज से। तभी यहाँ पर ताकुमी सामने आता है और वो जून की तारीफ करने लग जाता है कि जून एक चेयरफुल लड़की है, वो बातूनी बिल्कुल भी नहीं है और आज वो अपने एक फ्रेंड को डिफेंड करते हुए बीमार हो गई। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं कि ताकुमी और नात्सुकी एक साथ घर जा रहे थे। तभी नात्सुकी कहती है कि वो जून को समझ सकती है क्योंकि वो भी काफी चीजें कहना चाहती है लेकिन वो कह नहीं पाती। आगे वो कहती है कि जूनियर हाई में जब तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद। फिर हमको एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ताकुमी स्कूल में दुखी बैठा हुआ था और नात्सुकी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो कर नहीं पाती और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता है। ताकुमी कहता है कि मैं काफी बोरिंग लड़का हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच नहीं हूँ। इस पर नात्सुकी कहती है कि ये सही नहीं है, तुम सबका ध्यान रखते हो और तुम नोटिस कर लेते हो कि कौन मुसीबत में है, ये तुम्हारी क्वालिटीज हैं। नात्सुकी के बाद ताकुमी बीच में ही काट देता है और उसे थैंक्स बोलता है। आगे वो कहता है कि वो बोरिंग लड़का रहकर भी खुश है। फिर ताकुमी जून का जिक्र करते हुए कहता है कि मेरी तरह उसने भी काफी कुछ सहा है। जून का जिक्र आते ही नात्सुकी चलते चलते रुक जाती है। ताकुमी जून की लगातार तारीफ करते ही जा रहा था, जिसे सुनकर नात्सुकी कहती है कि क्या तुम्हारे दिल में जून के लिए फीलिंग्स आ गई है। ताकुमी ये बात नहीं सुन पाता क्योंकि वो बहुत धीरे से कहती है। वहीं ताकुमी कहता है कि वो जून को चेयर अप करेगा और नात्सुकी भी उसका साथ देने का वादा करती है। फिर जाते हुए ताकुमी मन में कहता है कि नात्सुकी के साथ दोबारा इस तरह से बात करना जून की वजह से मुमकिन हो पाया है, इसलिए मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। तो बस कहानी को यहीं तक रखते हैं, आगे की कहानी पार्ट 2 में कंटिन्यू होगी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।